पहला प्रश्न आपके बीच है, प्रकाश डैश द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ चलता है। प्रकाशित तंतु को आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे कौन साहब? नरेंद्र सिंह केपानी। क्या नाम था उनका? नरेंद्र सिंह केपानी। उन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर का क्या किया था? डेवलपमेंट किया था। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वह प्रकाश का क्या करता है साहब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या करता है नौजवानों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर संचरण कराता है। आप सब अभी तक जान रहे हैं कि प्रकाश सिर्फ क्या करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज्यादा नेटवर्क अगर पूरी दुनिया में किसी का है तो भारत का है। और वो किसका है साहब? रिलायंस का है। समुद्र के नीचे हिंद महासागर में, अरब सागर में, उसके अंदर इसका बिछाया गया नेटवर्क है। तो सबसे ज्यादा जाल जो है इन्होंने ही बिछाया है। हम लोग दूर संचार में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के कारण और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कारण ही आप टावर्स की संख्या देख रहे हैं कि बिल्कुल घट गई है। टावर सब बहुत ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इन सभी चीजों के वजह से, टावर्स के रेडिएशंस के वजह से हमारा जो दिक्कत हुआ, जिससे पक्षियों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है साथियों। रोशनी के तिरछे प्रभाव को कम करने के लिए थोड़ा फोटो इन्होंने उल्टा कर दिया है। हम क्या लगाते हैं साहब? कोणीय होल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंगुलर होल्डर लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, एंगुलर होल्डर के माध्यम से, कोणीय होल्डर के माध्यम से तिरछे प्रभाव को क्या करते हैं? कम करने का काम करते हैं। सामान्य बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट लैंप, सब लोग जानते हैं, सामान्य बल्ब जो है आपका मैक्सिमम जाएगा तो 18 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट तक जाएगा। लेकिन मेरी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है कहां तक जाती हैं? 40 से लेकर के 60 ल्यूमेन प्रति वाट तक जाती हैं। दक्षता भी इसकी क्या होती है? अधिक होती है। पावर का भी 40% सेविंग होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉनिक चोक लगा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक चोक लगा देंगे तो 66 ल्यूमेन प्रति वाट तक इसकी दक्षता पहुंच जाती है। यानी स्पष्ट है, सामान्य बल्ब से मेरी फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या करेगी जी? ज्यादा प्रकाश देगी। तो राइट आंसर क्या होगा? अधिक प्रकाश देगी। क्वेश्चन तो बन गया होगा। आज का क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। कह रहा है, प्रदीप्ति दीप के साथ पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारे फ्लोरोसेंट लैंप के साथ, क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप के साथ अगर आपने कैपेसिटर जोड़ा है तो 80% पीएफ को इंप्रूव करेगा। लेकिन फ्लोरोसेंट लैंप के साथ इलेक्ट्रॉनिक चोक आपने जोड़ा है तो क्या होगा? आपका 98% तक पीएफ को इंप्रूव कर देगा। इसीलिए उत्तर यहां क्या देंगे? 80% देंगे। 80 कीजिए, सुधार लीजिए, सुधारवाए थे। इलेक्ट्रॉनिक चोक रहेगा तब 100 या 98। ठीक है, हमने क्लास के दौरान भी बताया था, क्लास के दौरान भी डिस्कस हम किए थे। हमने ये डिस्कस किया था, यदि फ्लोरोसेंट लैंप के साथ सिर्फ कैपेसिटर रहे तो 80%, अगर इलेक्ट्रॉनिक चोक रहे तब 98 से 100%। समझे कि नहीं? उसको सुधार लीजिए। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक चोक लगने से हमको बहुत फायदा होता है, पीएफ का इंप्रूवमेंट भी ज्यादा होता है।
और दूसरे नंबर पर हमारी क्या होती हैं, साउंड भी नहीं आती हैं, अलग से हमको स्टार्टर भी लगाना नहीं पड़ता है, 40% पावर की भी क्या होती है, सेविंग होती है, ये सब फायदा होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चोक लगाने से ज्यादा पीएफ में विकास होता है। बल्ब की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं, उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है। तो एक बल्ब में जितना धारा जा रही होगी उसका कितना साहब, 4 गुना हो जाएगा। तो यानी आपके एक बल्ब की धारा का 4 गुना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है इस वजह से। प्रदीप्त दीपों में नवीनतम प्रकाश का प्रकार कौन है? यहां जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, यहां गौर से देखिएगा तो लिखा हुआ है साथियों, यहां पर रैपिड स्टार्ट, क्या लिखा है, रैपिड स्टार्ट, और 34 वाट आपका है। रैपिड स्टार्ट 34 वाट का बल्ब है, लैंप है। तो यानी कि रैपिड स्टार्ट जो है अभी लेटेस्ट हमारा है, लेकिन अब हम लोग इसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, अब सब जगह हम लोग एलईडी का ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपका था साथियों प्री हीटेड और इंस्टेंट स्टार्ट, लेकिन इस दोनों से लेटेस्ट आपका जो मार्केट में उपलब्ध है रैपिड स्टार्ट है। जैसे सप्लाई दीजिए तुरंत आपका विसर्जन वगैरह होता है और रोशनी भी मिलना शुरू हो जाती है, फ्यू सेकेंड में हो जाता है। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप के अंदरूनी नली में कौन सा गैस भरते हैं? एचपीएमवी के साथ आर्गन भरते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हीलियम नहीं भरते। और सबको याद है ना एचपीएमवी का हम कहां प्रयोग करते हैं? आउटडोर में। कहां करते हैं? आउटडोर में। और कैसे करेंगे? वर्टिकली करेंगे। कैसे करेंगे? वर्टिकली। उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप कितने वाटेज का बनाया जा सकता है जी? 250 का, 500 का, है ना, इसी सब रेंज का होता है। 250 500 रेंज का बनता है। कितना प्रेशर रहता है? 8 से 10 mm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और लो प्रेशर में हम लोग 2.5 से कम का प्रेशर रखते हैं। उच्च दाब मरकरी वेपर में आयोनाइजेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ये आपका मेन इलेक्ट्रोड, ये आपका सहायक इलेक्ट्रोड, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड आप जानते हैं किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसके साथ उच्च मान का प्रतिरोध भी लगाते हैं जो धारा को लिमिट करने का काम करता है। इस दोनों के सापेक्ष जो हमारी वोल्टेज की प्राप्ति होती है, जो चोक के माध्यम से वोल्टेज का मान बढ़कर के 1000 वोल्ट तक होता है, और तब जाकर के आपका गैसियस डिस्चार्ज उत्पन्न होता है। यहां हम लगाए हुए हैं कैपेसिटर, जो पीएफ को क्या कर रहा है? इंप्रूव साथियों कर रहा है। इस ट्यूब के अंदर आप जानते हैं मरकरी और मरकरी का भाप और आर्गन हम लोग भरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यूवी रेडिएशन होती है, फ्लोरोसेंट मटेरियल उसको क्या करता है? दृश्य प्रकाश में बदलने का काम किया करता है। लेकिन इस तरह का जो लैंप है उसमें यूवी रेडिएशंस आपकी ज्यादा होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज घरों में नहीं करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड का रोल यहाँ पर है, और तब गैसियस डिस्चार्ज हो रहा है, सिर्फ एक के वजह से नहीं। इसीलिए आंसर क्या देंगे? मुख्य सहायक दोनों के कारण गैसियस डिस्चार्ज हो रहा है। आइए साहब अगला प्रश्न देखते हैं। नियॉन साइन लनी के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता किस पे निर्भर करेगी? नियॉन आप देख रहे हैं, डेकोरेशन के लिए हम इसका यूज विशेष रूप से करते हैं। यह भी कैसी लैंप है? गैस डिस्चार्ज लैंप है साथियों, है ना। मैक्सिमम कितना लंबाई का ट्यूब प्राप्त कर सकते हैं? 5 मीटर का ट्यूब होता है। आप जानते हैं 1 मीटर के ट्यूब के लिए विसर्जन का वोल्टेज आपका 500 वोल्ट की जरूरत पड़ती है।
यहां भी कैपेसिटर लगाए हैं पीएफ को ही इंप्रूव करने के लिए। साथियों, ट्रांसफार्मर हम यहाँ स्टेप अप लगा देते हैं जिससे कि हमारे वोल्टेज को बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। कह रहा है साइन नली के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टेज, तो मेरा वोल्टेज किस पर निर्भर कर रहा है? 1 मीटर के लिए 500, 2 मीटर लंबा के लिए 1000 वोल्ट, 3 मीटर के लिए 3000 की 1500, 3 के लिए 3 गुना 5 यानी 1500 वोल्ट, 4 मीटर के लिए 2000 वोल्ट, अब 5 मीटर के लिए 2500 वोल्ट। यानी आप देख रहे हैं नली की लंबाई बढ़ती है, वोल्टेज मेरा बढ़ता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? नली की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। चलिए साहब जी, आइए अगला प्रश्न है, नियॉन साइन परिपथ में फायरमैन स्विच क्यों लगाते हैं? आपको मैंने बताया था 5 किलो वोल्ट, 6 किलो वोल्ट, इतना तक वोल्टेज हमारे डिस्चार्ज के समय हमको पहुंच जाता है। इतना ज्यादा वोल्टेज रहता है, हमारी करंट भी पीक पर जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आग लगने की संभावना बनती है। सर्किट क्या करता है? शॉर्ट होने के चांसेस की तरफ मूव करता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग मेन स्विच के साथ क्या करते हैं? फायरमैन स्विच लगाते हैं, ताकि जैसे मेरा वोल्टेज एक्सेस कंडीशन पर हो, सिचुएशन क्रिटिकल हो, तुरंत आपका क्या हो जाए? सुरक्षा आपको प्राप्त हो जाए, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए। नियॉन साइन नली द्वारा प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करेगा? याद है आप लोगों को? चलिए एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। बात ऐसा है विद्यार्थी जी, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप नियॉन प्लस आर्गन भरते हैं, कैसा रंग मिलता है? लाल नारंगी रंग मिलता है। अगर आप क्या भरते हैं? पारे का वाष्प इसके साथ भरते हैं, तब कैसा रंग मिलता है? नीला मिलता है। अगर आप साहब क्या करते हैं? पीले कांच के ट्यूब में, ध्यान रखिएगा, पीले कांच के ट्यूब में, पीले कांच के ट्यूब में नियॉन और पारा भरते हैं। क्या भरते हैं? नियॉन व पारा भरते हैं, तो रंग आपका क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। और सिर्फ नियॉन भरते हैं तो क्या मिलता है? लाल मिलता है। यानी मैं जो उदाहरण स्वरूप आपको 3-4 एग्जाम्पल दिया हूं, वो एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है? नली में किस तरह का गैस भरेंगे, उस आधार पर रंग मेरा मिलेगा। यानी नली में भरी गई गैस पर निर्भर करता है। जिस तरह का गैस भरेंगे उस हिसाब का मेरा क्या होगा? रंग साथियों लाइट का प्राप्त होगा। चलिए साहब आगे बढ़ें। हो गया, लिख लिए? नियॉन साइन नली याद है? 12 mm का व्यास है, तो 12 mm में कितना एम्पियर? 20 मिली एम्पियर की 10 मिली एम्पियर। 12 mm में 20 मिली एम्पियर। 12 mm में 20 मिली एम्पियर चाहिए विद्यार्थी। स्मरणीय तत्व में भी दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा इसको। 12 mm का व्यास होगा नियॉन साइन ट्यूब का, तो मेरी करंट 20 मिली एम्पियर के आसपास जाती है।
अच्छा प्रश्न है, कह रहा है 100 वोल्ट का 100 मिली एम्पियर का रेटिंग है, 25 बल्ब श्रेणी में जुड़ा हुआ है, 250 वोल्ट का स्रोत है। जैसे ही आपका कनेक्शन श्रेणी में है जी, तो आप जानते हैं ना धारा क्या होगी, धारा का मान समान होगा। अब धारा का मान समान होगा तो टोटल करंट 100 मिली एम्पियर है, तो यहां भी 100 मिली एम्पियर हो जाएगी। क्वेश्चन में कहीं 100 मिली एम्पियर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या मिल रहा है साहब, 100 मिली एम्पियर को 100 बटा 1000 कर दीजिएगा, कट गया, क्या मिलेगा साहब, 1 बटा क्या हो गया 10, कितना होगा सॉल्व करके 0.1 एम्पियर। तो राइट आंसर किसको दीजिएगा, सी नंबर को। आइए साहब जी आगे बढ़ें। सीरीज है इसीलिए ऐसा हुआ है, पैरेलल होता तब ये बातें नहीं होती। आगे बढ़े साहब। 100 वाट का 250 वोल्ट का सेम रेटिंग का बल्ब है, और दोनों बल्ब कैसे जुड़ गया है, श्रेणी में जुड़ गया है। कैसे है, श्रेणी में। श्रेणी में तो आप जानते हैं ना वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा, वोल्टेज का लॉस होगा। वोल्टेज का लॉस होगा तो स्वाभाविक सी बात है मेरी क्या होगी, प्रकाश धीमा होगा। इसी सब समस्या से बचने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल करते तो दोनों को वोल्टेज 250 ही मिलता, दोनों की ब्राइटनेस में कोई विशेष अंतर नहीं होता। तो यहां पर क्या होगी, दोनों बल्ब मंद प्रकाश पैदा करेंगे, डीम लाइट देंगे। समझ गए, बल्ब रहने के बावजूद भी लैंप बत्ती जलाना पड़ सकता है। आइए आगे बढ़े साहब। 250 वोल्टेज के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, यानी वोल्टेज दे दिया 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे दिया 625 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 625 ओम। अब आपको कहना है करंट बताइए, वाटेज बताइए, यानी आई बराबर वाट, पी बराबर वाट। साहब आई बराबर जानते हैं V बाय आर, 250 बटा 625 करिए, सरकार कितना आएगा, 0. इतने आ रहा है, 0.4 एम्पियर। अब आप पावर निकालिएगा तो क्या करिएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, 0.4 का स्क्वायर गुना 625 कितना हो रहा है, 100 वाट, 100 वाट आ रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा, 4 एम्पियर और 100 वाट, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ें। एक प्रदीप्ति दीप की फ्लोरेसेंट लैंप की चोक क्या हो गई है, शॉर्ट कर गई है। अब जब चोक शॉर्ट कर गई है तो क्या होगा, तीव्र प्रकाश देगा, मंद प्रकाश देगा, ये दोनों तो खत्म हो गया। बाकी बताइए, परिपथ की धारा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, मतलब बढ़ तो जाएगी, समझ रहे हैं, चलाएंगे तब ना, सर्किट एक्टिव रहेगा तब ना, धारा बढ़ेगी कैसे भाई, शॉर्ट किया तो धारा तो बढ़िए जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट करने के बाद दोबारा से हम चालू करेंगे, फ्यूजे क्या होगा, धड़ाक से उड़ेगा। तो क्या उत्तर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए स्वीकार करना चाहिए। पुनः यदि चालू करते हैं
तो उसका तंतु फिलामेंट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, फिलामेंट बचेगा ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं चोक का मुख्य रूप से काम क्या था, धारा को नियंत्रित करना। और ये धारा को कहां से नियंत्रित करेगा, जब यह खुद ही क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। तो जब ये शॉर्ट हो गया है तो वैसी परिस्थिति में मेरा फिलामेंट ही बचा, जहां धारा जाएगी तो मेरी फिलामेंट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कह रहा गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतराल के बाद पूरी प्रकाश पैदा करता है। कौन सा लैंप है जो लेट से चलता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है परीक्षाओं में। आप सब जानते हैं सोडियम वेपर लैंप 10 से 15 मिनट में पूरा प्रकाश देता है, और 10 से 15 मिनट बाद यह कैसा प्रकाश देता है जी, पीला प्रकाश देता है। प्रारंभ में साथियों यह कैसा प्रकाश देता है जी, गुलाबी प्रकाश देता है। कैसा देता है? हल्का गुलाबी देता है। ये जो गुलाबी दे रहा है, गुलाबी लाल जैसा दे रहा है, गुलाबी हल्का लाल जैसा, तो ये किस वजह से दे रहा है? नियॉन की उपस्थिति के कारण, नियॉन के उपस्थिति के कारण यह दे रहा है। लास्ट में पीला ही देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। आप जानते हैं इसका कार्यकारी आयु कितना होता है जी? कार्यकारी आयु 3500 आवर्स के आसपास होता है। जब भी लगाते हैं कैसे लगाते हैं विक्रम जी कुमार? जब भी लगाते हैं कैसे लगाते हैं? जब भी लगाते हैं इसको क्षैतिज में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? क्षैतिज में लगाते हैं। और दोबारा से यदि स्टार्ट किए, अचानक लाइट कट गया, दोबारा स्टार्ट किए, तो दोनों विद्यार्थी कितना टाइम लगेगा? 3 से, चलिए 3 से 4 मिनट में या 5 मिनट के भीतर काम हो जाता है। दोबारा स्टार्ट करेंगे 3 से 4 मिनट में, दोबारा स्टार्ट करने पर, दोबारा स्टार्ट करने पर, दोबारा स्टार्ट करने पर 3 से 4 मिनट का समय लेता है। चलिए प्रश्न आप लोगों के बीच चर्चा चली थी। ये मेरा एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर है। क्या है? एडिशन स्क्रू लैंप होल्डर। इसका अंदर में यहां देखिएगा एक पत्ती लगी है। जैसे बल्ब कनेक्ट करते हैं, इस पत्ती के माध्यम से क्या जाता है, फेज का कनेक्शन होता है। ये जो साइड वाली पत्ती निकली है ना, इसके साथ किसको जोड़ते हैं? न्यूट्रल को जोड़ते हैं। इसमें गुना बना रहता है, घुसाते हैं, अटकाते नहीं है, घुमा के टाइट करते हैं। ये एडिशन स्क्रू जो है ना, ये आपका कितने से ज्यादा वाट के लिए साहब? 200 से 200 वाट से ज्यादा के बल्बों में प्रयुक्त होता है। आप इसकाने वाला था, उसका में भी बल्ब छोटा वाला लगाते थे तो घुमाने वाला गुना वाला ही रहता था। और जब आप स्विच को आगे बढ़ाते थे, खिसकाते थे, स्विच का जो पत्तर रहता था, वो पत्तर जाकर के उसके नीचे में ऐसे जिभिया जैसा रहता था पत्ती, और उसमें जाके ऐसे सटता था, तब जाके बल्ब आपका जलता था। बहुत बार टॉर्च गुस्सा उस्सा में फेंक दिए, अगर हिल डोल गया, वहां जाके नहीं सटता था, बल्ब नहीं जलता था। मतलब बाहर के भाग में सटाने पर जलता था। समझे कि नहीं? तो बाहर का भाग यही है। और जो सटा रहे थे, जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक आपका बल्ब जलेगा कहां से?
तो बैटरी के माध्यम से जो आप सप्लाई दे रहे थे, उस सप्लाई का सर्कुलेशन भी तो होना चाहिए, धारा का चारों ओर जाना तो चाहिए। तो एक धर तो गई, लौटेगी करंट किधर से? तो लौटने के लिए उस स्विच का पत्ती जब वहां सटता था तब एक परिपथ बन जाता था और तब जाके बल्ब आपकी जलती थी। वही कंसेप्ट यहाँ है, याद रखिएगा सदैव। एडिशन स्क्रू में हम लोग न्यूट्रल तार को हैं, सही आंसर होगा न्यूट्रल तार से। बताए थे जिस दिन क्लास था उसमें हम इसका चर्चा भी किए थे। हाँ, टेलीग्राम पर भी डाले थे इसका डिटेल। एक कल टेलीग्राम पर भेजे थे छोटे ट्रांसफार्मर में, उसको लिख, ठीक है, बिल्कुल वो लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। एक फ्यूज्ड बल्ब के आर पार लगातार आप लैंप की लड़ी से क्या करते हैं, प्रत्येक बल्ब की सुरक्षा के लिए एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो किसके माध्यम से आप ऐसा करेंगे? फ्यूज लैंप की लड़ी है, तो फ्यूज लैंप की लड़ी के लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है? एनटीसी थर्मिस्टर का। एनटीसी क्या है? निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ये जो आपका निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इसका मतलब समझते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये एनटीसी मटेरियल आपकी कौन कौन सी है? सेमीकंडक्टर है और कौन है जी? इंसुलेटर है। ये दोनों आपका क्या है? ध्यान रखिएगा, एनटीसी है। और थर्मिस्टर तो आप जान ही रहे हैं, थर्मल सेंसर होता है। टेम्परेचर के आधार पर इसकी क्या होती है? रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन। रेजिस्टेंस बढ़ा तो धारा रोक देगा, रेजिस्टेंस घटा तो धारा कम कर देगा। तो जब हीट बढ़ता है तो क्या होती है? रेजिस्टेंस घटती है, कंडक्शन चालू करता है। तो राइट आंसर है एनटीसी थर्मिस्टर। ओके, थैंक यू साथियों।